नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। आइए जी, आज की कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बहुत ही सटीक तरीकों से, बहुत ही सारगर्भित तरीकों से चीज़ों को बल्कि पढ़ेंगे ही नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले हम अपने चर्चा कर लेते हैं कि हमने पिछले कक्षा में क्या चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो कितना थी, 6 थी, ओ सॉरी 7 थी। लेकिन उसे बाद के कालों में 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे कॉन्स्टिट्यूशन मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया गया और भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया और उसके स्थान पर चूंकि आर्टिकल 21 के 1 और उस आर्टिकल 21 के 1 ए जोड़ा गया जो कि 86वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। फंडामेंटल राइट के जो विशेष मूल अवधारणाएं हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, 7 है, सॉरी 6 है। 6 है, उसका प्रारूप जानते हैं। पहला है समता या समानता, राइट टू इक्वलिटी, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडमली, यानी ये 1919 से 22 में। अगला है राइट टू एक्सप्लोटेशन, यानी आप किसी के ऊपर आप एक्सप्लोटेट नहीं कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 23 से 24। अगला देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और लास्ट है संवैधानिक अधिकार। अब इसी में मैं बताया था कि एक हटा था तो एक जुड़ा था, यानी शिक्षा के अधिकार जुड़ा था। ऐसे में 7 होना चाहिए, लेकिन आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में मूल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 हैं। तो आप देखिए इसी में आपको नजर आएगा आर्टिकल 20 का ए। अब देखिए ये आप देखें तो मौलिक अधिकार में है, स्वतंत्रता रूप से ये है, लेकिन टेक्निकली देखिएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का अंग है, अतः हम इसे मौलिक अधिकार में नहीं काउंट करते हैं। तो आपका प्रश्न यही था। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं मौलिक अधिकार, और हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार में देखें कि भाग हम लोग 3 प्रारंभ किए थे और भाग 3 में अनुच्छेद कितना है, 12 से 35। तो यहाँ तो आपको 14 से 18 आ रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि जब 14 से 18 आ रहा है, एक पीछे 13 भी होगा, 12 भी होगा, तो 13 और 12 दोनों को जानते हैं। तो 12 अनुच्छेद में देखिए आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा कहता है, यानी यह कहता है, आर्टिकल 12 कहता है कि वह हर सरकारी तंत्र, वह हर व्यक्ति जो सरकारी तंत्र और व्यवस्था से संबंधित है वह राज्य होगा। क्या होगा, राज्य होगा। तो जैसे में संघ की संसद, सरकार आदि शामिल है, यानी सरकार में जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, विधायिका है, एमपी है, एमएलए है, आदि सारे लोग क्या होंगे, तो राज्य होगा। ठीक, संसद यानी संसद में बैठे हुए कौन, लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए कौन, एमपी और एमएलए, ये सारे कौन होंगे, तो राज्य होंगे। इसके साथ साथ संघ, संघ कह दिया तो आप केंद्र से लेकर राज्य तक की जितना छोटी छोटी इकाइयां हैं यह सब राज्य होगा। तो आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, यानी सरकारी तंत्र से, सरकारी गतिविधियां से रिलेटेड जितना भी लोग होंगे वो सारे के सारे राज्य होंगे। लेकिन यहाँ पे आप जानिए, नरेंद्र मोदी राज्य है लेकिन मुकेश अंबानी राज्य नहीं है, क्योंकि वह एक प्राइवेट व्यक्ति है और वह एक पर्सनली व्यक्ति है, सरकारी तंत्र से संबंधित नहीं है। आगे देखिए प्रांत का विधानमंडल और सरकार। अब देखिए राज्यों में क्या होते हैं, सरकार होती है, विधानमंडल विधानसभा होती है, यह सब क्या है, राज्य है। उसी प्रकार संस्थाएं जैसे नगर पंचायत, पार्षद, वार्ड पार्षद आदि सब कौन क्या होंगे, तो राज्य होंगे। ये कौन डिफाइन कर रहा है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। आगे देखिएगा प्रत्येक व्यक्ति या संस्था जो गवर्नमेंट यानी सरकारी तंत्रों से संबंधित है वह राज्य होगा, यानी वह हर सरकारी तंत्र जो सरकारी लाभ लेता हो, सरकारी व्यवस्थाओं से कनेक्टेड हो, वह राज्य होगा। वह व्याख्या कौन करता है, आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 13 के क्लॉज 1
आप समझिए कि ये क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 इस तरह से है, तीन सबों के बारे में जानने का चर्चा करेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अनुच्छेद 30 जो 13 है, 13 का 1 यानी क्लॉज 13 का 1, क्लॉज 13 यानी अनुच्छेद 13 के क्लॉज 1 उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि यह कहता है कि संविधान पूर्व की ऐसी प्रत्येक के विधि को खत्म करेगा जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यानी संविधान पूर्व की ऐसी प्रत्येक विधि को, यानी पूर्व के जब ब्रिटिश काल था तो बहुत सारे ऐसे लॉ बने थे, वो लॉ अच्छे भी थे लेकिन उसी लॉ में कुछ कमियां भी थी। तो यह कहता है कि संविधान पूर्व की ऐसे प्रत्येक विधि को ये शून्य करेगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या समाप्त करता है। जैसे इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये ब्रिटिश कालों से चलता आ रहा था, तो इसमें कुछ कमियां भी थी क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी हित के तहत काम करता था, कुछ कमियां भी डाल देता था 2% 4%। तो संविधान निर्माताओं ने, और आप बेसिक तौर पर 13 के क्लॉज 1 कहता है कि संविधान के पूर्व के ऐसे प्रत्येक विधि जो मौलिक अधिकार को शून्य करता है या समाप्त करता है उसे शून्य घोषित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका जानिए कि संविधान लागू होने से पहले के कानून से संबंधित और जितने भी गतिविधियां हैं, यानी संविधान लागू होने से पहले के कानून जितने भी हैं, जो अच्छा है उसे एज इट इज बनाया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्सों ने जो अच्छा काम किया है उसे हम अपनाएंगे। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश लोग रेलवे बना दिया तो ट्रेन के पटरियां कबाड़ कर फेंक देंगे, या तो उन्होंने बागवानी फसलों का बढ़ावा दिया उसको हम अपनाएंगे नहीं। जो विरासत में हमें मिला है हम उसे एज इट इज बनाए रखने का काम करेंगे। आगे देखिए कि 13 के क्लॉज 1 क्या कहता है। 13 के क्लॉज 1 के आधार पर आच्छादन का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत क्या है उसके बारे में जानेंगे। आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इलकिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इलकिप्स विकसित हुई। यानी इंग्लिश आच्छादन का सिद्धांत को हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलकिप्स। इसका मतलब होता है कि आच्छादन मतलब क्या, ढक देना। अब देखते हैं कि जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य के जो प्रकाश है उसको कुछ देरी के लिए ढक देती है। तो ऐसा कोई कानून जो फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करता है, ढकता है, उसे हम शून्य घोषित कर देंगे। ये सारी व्याख्यान है। अब देखिए आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता है, और जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता है उस सीमा तक वह कानून शून्य होगा। यानी फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है और खत्म और समाप्त करता है तो ऐसे में उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसा कोई लॉ और कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त करता हो। अगर ऐसा कोई कानून है तो वो आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के तहत शून्य घोषित हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझिए कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 से फंडामेंटल राइट्स संशोधनीय का विवाद का जन्म लेता है। तो ऐसे में संशोधन संविधान में किया जाए या नहीं इसका विवाद उनपता है। तो इसको हम लोग व्याख्यान जानते हैं कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन करने वाले कानून को शून्य बनाता है, ऐसा निश्चिततः सही है। अतः राज्य कानून के द्वारा कम या समाप्त नहीं कर सकता। यानी कोई भी राज्य हो फंडामेंटल राइट्स को कानून के द्वारा नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या संसद संविधान को संशोधन कर सकती है अमेंड करके। तो इसको मैं पुनः बोल देता हूं कि प्रश्न उठता है कि क्या संसद संविधान संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को कम या समाप्त कर सकता है। इसी को दूसरे भाषा में आप समझिए कि यह विवाद पैदा हुआ कि क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, संशोधनीय, इस पर विचार कीजिए। क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है यानी अमेंड है या नहीं। तो इसमें कुछ केस आया सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। तो उसी के दरमियान देखिएगा कि एक केस है
शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस ने यह कहा कि पार्लियामेंट के द्वारा चूंकि संविधान अमेंड हो सकता है। यह शंकरी प्रसाद केस 1951 का है। दूसरा केस आया सज्जन सिंह केस 1965 में, इन्होंने उसी मत को एज इट इज माना। लेकिन गोलकनाथ केस 1967 में आया, यह कहा ऐसा नहीं है। तो ये भी आई इंपॉर्टेंट कि कौन से केस में फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट द्वारा संशोधन नहीं किया जाएगा, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, वो था गोलकनाथ केस 1967। गोलकनाथ केस ने न्यायालय में इसे भविष्य लक्ष्य और अध्यारोहण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी भविष्य लक्ष्य और अध्यारोहण क्या होता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, यानी कहा कि जो भविष्य में संविधान संशोधन की बातें करती है यह बिल्कुल सही नहीं होगा, अतः अध्यारोहण जो पीछे के काल में हो गए हैं उसे एज इट इज बना रहा दिया जाना चाहिए। लेकिन आगे देखिएगा कि 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत आर्टिकल 13 के क्लॉज 4 में कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, और इसी को केशवानंद भारती केस 1973 ने सही माना। लेकिन यह भी कहा कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में, मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको समझना क्या है कि प्रश्न उठा कि क्या संसद संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकता है, तो इसमें कुछ सिफारिशें आई जिसमें शंकरी प्रसाद केस कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, सज्जन केस ने कहा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन पुनः 1973 में जो लेटेस्ट है, 1973 में केशवानंद भारती केस ने यह कह दिया कि संसद अगर चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को संविधान संशोधन करके उसमें कम या बेसी कर सकता है। तो आपको लेटेस्ट अभी केशवानंद भारती केस को ही याद रखना होगा। तो इस तरह से आपको चीजें समझ में आएगी। तो इसको पुनः मैं बता देता हूं कि जब फंडामेंटल राइट्स में कम या समाप्त करने की बातें आई तो हर तरह के विद्वानों में लेकर मतभेद उभरा। तो कुछ लोगों ने कहा जैसे ने कि बहुत सारे केस आए, उन सभी केसों में जब इस तरह से आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 कहा कि राज्य या स्टेट समाप्त या कम नहीं कर सकता है, ऐसे में प्रश्न उठा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट संविधान संशोधन के द्वारा कम या समाप्त कर सकता है कि नहीं। तो उसी में कुछ केस आया, जैसे में आप देखिए कि शंकरी प्रसाद केस 1951, यह कहा अमेंड हो सकता है। फिर अगला केस आया सज्जन सिंह केस, इन्होंने भी उसी बात को दोहराया कि अमेंड हो सकता है। लेकिन गोलकनाथ केस जो 1967 में आया, यह कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसके बातों को भी कटाक्ष करते हुए आगे आया 1973 में केशवानंद भारती केस, उन्होंने कहा कि संसद अगर चाहे तो अमेंड कर सकता है और मौलिक अधिकार को कम और बेसी मान सकता है। अतः हमें लेटेस्ट को ही याद रखना चाहिए। अतः यह अभी ऐसा प्रावधान है कि मौलिक अधिकार में अमेंड हो सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ऐसे में हमें याद ये रखना चाहिए। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार देखिएगा आगे की कड़ी में कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति में यह है कि संसद फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स संशोधनीय है, लेकिन सदैव विशेष बहुमत से होगा। कैसा होगा? विशेष बहुमत से। फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आर्टिकल के क्लॉज 3 में कहा गया कि विधि के अंतर्गत संसद और सार्वजनिक मंडल का कानून और अध्यादेश परंपराओं आदि सभी को मान्यता प्राप्त किए जाएंगे और दिए जाएंगे। अब देखिए इसी में सारा बात आपको मैंने समझा दिया और इन सब के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। केशवानंद भारती केस ने कहा कि हाँ अमेंड कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसको संविधान संशोधन करने के लिए संसद से
संविधान अमेंड करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के संशोधन के लिए संदर्भ विशेष बहुमत होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे सवाल सही करना इसी तरह से आना चाहिए। अब इसको मैं पुनः रिवाइज कराता हूं। जब प्रश्न उठा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को संसद संविधान संशोधन करके अमेंड कर सकती है, तो उसके तहत कुछ सिफारिशें आया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसमें से एक केस और तीन केस महत्वपूर्ण है। शंकरी प्रसाद केस 1951 और शंकरी सज्जन केस 1965। इन सबों ने कहा कि हाँ अमेंड हो सकता है। उसी के साथ गोलकनाथ केस ने कहा 1967 में कि नहीं, अमेंड नहीं हो सकता है। लेकिन आगे की कड़ी में केशवानंद भारती केस ने कहा कि अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके साथ साथ पूरे राज्य का संविधान जब संशोधन हो, फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन हो, तो विशेष बहुमत से ही ऐसा होगा। विशेष बहुमत के मतलब क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, और बेसिक स्ट्रक्चर में भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो यह सब बात है जो कि आपको याद रखना है। तो ऑल ओवर जिस पर आपको फोकस रखना है, वो फोकस यह रखना है कि जब प्रश्न ये उठा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट के द्वारा संविधान संशोधन करके बदला जा सकता है या नहीं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसमें शंकरी प्रसाद केस 1951 ने कहा अमेंड कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत फिर आगे देखिएगा सज्जन सिंह केस 1965 में कहा कि हो सकता है, लेकिन गोलकनाथ केस आया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। गोलकनाथ केस 1967 में आया और कहा ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसी कड़ी में जब विवाद उत्पन्न हुआ, तो लास्ट में केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर और तो और विशेष बहुमत से ही मौलिक अधिकारों में कर्म या समाप्त किया जा सकता है। तो आप लेटेस्ट को याद रखिए, केशवानंद भारती केस, कि अभी भी संविधान में मौलिक अधिकारों में अमेंड हो सकता है। मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।